नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच गर्मजोशी वाली तस्वीरें भी दिखीं, लेकिन क्या लखनऊ के सियासी गलियारों में भी ये दोस्ती उतनी ही मखमली रहने वाली है? आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यूपी विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने हैं, उनमें कांग्रेस को कितनी सीट देंगे अखिलेश यादव। चर्चा गर्म है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 75-80 सीट देने के मूड में है। ये खबरें सूत्रों के मुताबिक है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है। यानी यूपी के तमाम जिलों में एक एक सीट अगर आप एवरेज देखें तो। अब बंगाल की हार और 22 राज्यों में एनडीए की सरकार, इन खबरों के बीच विपक्ष के लिए 2027 का चुनाव करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई की सिचुएशन है। लेकिन पेच ये है कि क्या कांग्रेस अखिलेश यादव के प्लान पर राजी होगी, यानी क्या दोनों के बीच में बिना किसी मनमुटाव के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन जाएगा? क्या पर्दे के पीछे राहुल गांधी का दलित और मुस्लिम प्लान, जो वो काफी वक्त से जिस पर अलग अलग राज्यों में काम करते हुए नजर आते हैं, और मायावती के करीब जाने की कांग्रेस पार्टी की खबरें अखिलेश यादव के माथे पर चिंता की लकीरें नहीं खींचेंगी? इन्हीं बंद कमरों की सियासत को डिकोड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आजतक.in के एसोसिएट एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार कबूल अहमद। तो कबूल भाई, पहले तो चूंकि अब वैसे तो बहुत बातें हो चुकी दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन अगर हम राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ऊपर खास तौर पर जूम इन करते हुए, फोकस करते हुए बात करें तो उनकी मुस्कुराते हुए तस्वीरें सामने आई, बहुत वायरल भी हुई बहुत सारी तस्वीरें। लेकिन खबर अंदर से ये भी आई कि जो उनकी राज्य इकाइयां हैं, यानी यूपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनकी तनातनी को लेकर भी बातें हुई। पहले तो ये बताइए कि अंदर हुआ क्या, और उसके बाद हम सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आएंगे, प्लानिंग पर आएंगे। तो अंदर आपके पास क्या खबर है, क्या बातें हुई अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में? नीरज भाई, खास तौर से जो अखिलेश यादव थे, जब अखिलेश यादव के इंडिया अलायंस में बात करने की बारी आई तो अखिलेश यादव ने डीएमके और आम आदमी पार्टी के जरिए, खासतौर से डीएमके आम आदमी पार्टी दोनों ही इंडिया अलायंस का पहले हिस्सा रही हैं, लेकिन कल की बैठक में वो नहीं आई थी। उन्हीं दोनों दलों के सहारे, जो दोनों क्षेत्रीय दल हैं, दोनों के सहारे अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अपने आड़े हाथों लिया। पूरी तरह से कांग्रेस पे हमलावर थे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ इस तरह हमलावर थे कि वो बताना चाह रहे थे कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्रीय दलों को लेकर चले। अखिलेश यादव ने जिक्र किया डीएमके का, आम आदमी पार्टी का, लेकिन उसके साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से अपने और कांग्रेस अलायंस को लेकर भी वो जो है सीधा संदेश कांग्रेस को देने में, खास तौर से राहुल गांधी को बताने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस की जो स्थिति है, वो कांग्रेस की स्थिति आज जो है वो क्षेत्रीय दलों की वजह से है। जो 2024 में अगर कांग्रेस जीती है, वो जो सीटें आई हैं आज, वो मुख्य विपक्षी दल के तौर पे बनी हैं, जिसको आधिकारिक दर्जा मिला है, वो दर्जा जो है वो क्षेत्रीय दलों के सहारे मिला है। चाहे वो उसमें सुर तेजस्वी यादव भी मिलाते नजर आए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सबसे जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है डिपेंड है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और जो सीटें 2024 में मिली हैं वो समाजवादी पार्टी के बदौलत ही कांग्रेस को मिली हैं। तो एक तरह से एक बात कह के, और साथ में अखिलेश यादव ने एक बात कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर चलना होगा। एक बात। दूसरी बात ये कहा कि जो कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पे जो बयानबाजी करते हैं और जिससे उसकी वजह से जो अलायंस की पॉलिटिक्स है उसमें भी कहीं ना कहीं दरार पैदा होती है, उनको से बाज आना चाहिए। खासतौर से उनका निशाना उत्तर प्रदेश के उन नेताओं पर है जैसे इमरान मसूद, ये जो लोग गठबंधन को लेके बात करते हैं वो। और पूरे अखिलेश यादव ने जिस तरह से आक्रामक अंदाज में बातें रखी हैं, तो कहीं ना कहीं उस बातों पे जो है कांग्रेस जो है
वो डैमेज कंट्रोल थी और वो अपने उसको डिफेंस कर रही थी। राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव के साथ अपनी बगल वाली सीट पे बैठाया। और साथ में माना जाए कि विपक्ष में अगर कांग्रेस के बाद आज की तारीख में कोई है पार्टी है तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं। तो उस तरह से उनको अहमियत भी दी गई। लेकिन उसी अहमियत का अखिलेश यादव ने फायदा उठाया और ये बताने में कांग्रेस को कामयाब रहे कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव लड़ना है तो आपको हमारे ऊपर ही निर्भर होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और अखिलेश यादव की अहमियत इसलिए भी हो जाती है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में, जैसा आपने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद अगर हम ममता बनर्जी और स्टालिन डीएमके की बात करें तो वो पार्टियां एक तरीके से बिखराव है, कांग्रेस से दुराव है उनमें, बिखराव के बाद। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव की अहमियत और बढ़ जाती है इंडिया गठबंधन के नज़रिए से और लोकसभा में विपक्षी पार्टी के नज़रिए से भी। बेशक देखिए, जिस तरह से खास तौर से पिछले दिनों हमने देखा कि क्षेत्रीय दल कमजोर हुए हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है नीरज जी बहुत अहम है। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है। अखिलेश यादव ने ये बताने की कोशिश की कि आप जो है जहां जहां जीते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का वो जिक्र कर रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 6 सीटें आई हैं तो वो समाजवादी पार्टी के संगठन के बदौलत, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदौलत या समाजवादी पार्टी के जनाधार के बदौलत आई हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जो हैसियत उत्तर प्रदेश में है उसको दिखाने में उन्होंने इस बहाने 2022 की भी बात रखी कि 2022 में, अगर नीरज भाई गौर करना चाहिए कि 2022 में 399 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी या 96 सीटों पे, और उसकी जो सीटें आई थी नीरज भाई वो दो सीटें आई थी। यानी वो बताना चाह रहे थे कि आप अगर उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 6 लोकसभा सीटें जीते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के बदौलत जीते हैं। यानी कि आपको अब जो बातें करनी है वो समाजवादी पार्टी के को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को रखना चाहिए। नीरज भाई, इस बात को और गौर करने की बात है कि आपने शुरुआत में कही कि जो अखिलेश यादव या कांग्रेस, जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेता जो उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से विकल्प भी तलाशने की कोशिश कर रहे थे उसको दिल्ली के इस बैठक के जरिए अखिलेश यादव ने उस जो माहौल बन रहा था, वो नैरेटिव बन रहा था या जो धुआं उठ रहा था उसको मुंद कर दिया है, उस पर पानी डालने का काम किया है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव लड़ना है तो सपा के बदौलत ही लड़ना पड़ेगा, वरना आपकी स्थिति ऐसी नहीं रहने वाली है। तो एक बात तो नीरज भाई साफ है कि अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक अहमियत के साथ साथ कांग्रेस की हैसियत भी बताने की कोशिश की है। नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े ही कह रहे हैं कि भाई 2022 में आप 2 असेंबली सीट जीते कांग्रेस पार्टी और फिर गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ 2 साल के बाद 6 लोकसभा की सीट जीते, तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा सीटों के नंबर्स पे। आपने पिछली बार मेरे साथ इस शो में बताया था कि कांग्रेस पार्टी कई लेयर में तैयारी कर रही है। उनकी लेयर 1 तो शायद पूरे उत्तर प्रदेश में हो सकती है, फिर लेयर 2 और लेयर 3 आते आते शायद वो 120-125 सीटों के आसपास उनका मेन फोकस है कि यहाँ तक तो हमें सीटें लेनी होंगी। अब खबरें ये आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो 75-80, एक प्लान 75 की खबरें आ रही हैं कि हर जिले में 1 सीट की एवरेज से कांग्रेस पार्टी को देने की सोच रही है समाजवादी पार्टी। यानी 120 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की नज़र, 75-80 देने का समाजवादी पार्टी का मूड खबरों के मुताबिक। तो ये बात कहाँ जाकर रुकती है? क्या ये इंडिया गठबंधन में कोई बिखरने की नौबत भी आ सकती है क्या? देखिए नीरज भाई, 2 चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का एलायंस उत्तर प्रदेश में बरकरार है, बना है, और ये खास तौर से इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि सपा कांग्रेस 2022 में चुनाव लड़ेंगी, 27 में लड़ेंगी चुनाव, इसमें कोई शक शुबहा अब नहीं रह जाता है। एक चीज, असली पेज जो है वो सीट शेयरिंग का है, जो आपने बात कही कि सीट शेयरिंग में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें देगी। जैसे कि आपने सही बात कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 403 सीटों को लेकर पहली तैयारी कर रही है, उसका एक लेयर का फार्मूला है
दूसरे लेयर पे वो 250 सीटों की फार्मूले पे काम कर रही है। तीसरा जो है वो 100-150 से 120 सीटों के आसपास में कर रही है। चौथा फार्मूला जो है वो 80 से 100 सीटों के आसपास कर रही है। एक चीज ये है कि वो उसकी अपनी तैयारी है, कांग्रेस की हर पार्टी की तैयारी होती है, वैसे ही कांग्रेस की तैयारी है नीरज भाई। और उन सीटों पे साथ साथ सीट सिलेक्शन के साथ साथ कैंडिडेट का सिलेक्शन भी कांग्रेस कर रही है, क्योंकि उस कांग्रेस को ये बात पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जब भी सीट शेयरिंग की बात होगी तो अखिलेश यादव सीट के साथ साथ, संख्या के साथ साथ, उन सीटों के साथ साथ कैंडिडेट के सिलेक्शन की भी बात करेंगे। एक बात, अगर आप देखें कि 2024 में 17 लोकसभा सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी अलायंस पार्टनर के तहत, उसमें अगर जो प्रदर्शन देखा जाए तो 6 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए नीरज भाई तो 66 सीटों पे करीब चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी, उसमें से 37 सीटें जीती है। दोनों के जीत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर प्रदर्शन देखा जाए तो कांग्रेस जो है, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदर्शन से बहुत बेहतर है, ये तो आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन अगर उन सीटों को देखा जाए कि कांग्रेस को सीटें कौन सी मिली थी, तो कांग्रेस को वो सीटें मिली थी नीरज भाई जहां पे कांग्रेस 40 साल से, 35 साल से, 37 साल से जीती नहीं थी, वो सीटें मिली थी। उसके बावजूद कांग्रेस 6 सीटें उसमें जीतने में कामयाब रही, जिसमें सबसे अहम सीटें अगर देखा जाए नीरज भाई तो रायबरेली अमेठी में कांग्रेस का पुराना जनाधार रहा, वहां जीतती रही है। लेकिन कांग्रेस प्रयागराज जैसी सीट जीतती है जो बहुत लंबे अरसे तक बाद जीती है। सहारनपुर कांग्रेस बहुत लंबे अरसे बाद जीती है। सीतापुर कांग्रेस बहुत अरसे बाद जीती है। तो ये कांग्रेस की वो सीटें हैं जहां जीती है जहां कांग्रेस बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, लेकिन कांग्रेस जीती, 40 साल 35 साल बाद कांग्रेस जीती है। तो निश्चित तौर पे वो उसमें, इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी का योगदान नहीं रहा, कार्यकर्ता दोनों की अच्छी केमिस्ट्री नीरज भाई दिखी थी, इस वजह की है। लेकिन उन 17 सीटों को अगर विधानसभा के हिसाब से हम तब्दील करते हैं, एक लोकसभा क्षेत्र में 5 सीटें आती हैं, तो उस लिहाज से भी 85 सीटें नीरज भाई बनती हैं कि कांग्रेस मान के चल रही है कि अगर कम से कम स्थिति में हमको जो सीटें मिलेंगी वो 85 सीटें मिलनी ही चाहिए, अगर 2024 का भी फार्मूला बनता है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार एक और अलग तरीके से कर रहे हैं। अखिलेश यादव तमाम उत्तर प्रदेश की सीटों का अपने एक निजी सर्वे एजेंसी के द्वारा सर्वे करा रहे हैं। उसमें वो देख रहे हैं यहाँ पे किसकी जीतने की संभावना है, किसकी नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयारी हो रही है, तो वो उन सीटों पर भी तैयारी कर रहे हैं जहां पे कांग्रेस जो है सीट की दावेदारी कर रही है, कांग्रेस जहां चुनाव संभावित लड़ सकती है, तो उन जगहों पे वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो नेताओं से बात हो रही है, जब उनके अगर आप बात करेंगे तो उसके लिहाज से जो दिखता है और जो संकेत मिल रहे हैं नीरज भाई, वो 70 से 75 सीट तक ही देने की स्थिति में है। दूसरी तरफ ये नीरज भाई एक फार्मूला बन सकता है कि जो 85 सीटों का एक बाउंड्रीज जो कांग्रेस खींच के चल रही है, उसमें से 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को, हो सकता है सपा अपने सिंबल पर लड़ा दे या फिर सपा अपने नेताओं को कांग्रेस के सिंबल पर लड़ा दे, और वो 80 से 85 सीटों के बीच में फार्मूला बन सकता है। तो संख्या के आधार पे बात नीरज भाई देर सवेर बन जाएगी। लेकिन असली जो पेच है नीरज भाई, वो पेच फंसने वाला है उन जगहों पे जहां पे कांग्रेस के स्थानीय नेता या कांग्रेस का पुराना आधार रहा है, जहां कांग्रेस अपने भविष्य की राजनीति देख रही है, वहां फंसलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ी जो रोड़ा है वो सहारनपुर पहला है, सीतापुर दूसरा है, तीसरा जो है वो रायबरेली और अमेठी है नीरज भाई, जो गांधी परिवार का गढ़ है। पिछली बार रायबरेली की सभी सीटें, अगर रायबरेली जिले की 6 सीटों में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। एक सीट पे जो है समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पे बहुत मामूली वोट से हार, एक पे 230 वोटों से हार गई थी, एक पे करीब 4000 वोटों से हार गई थी। तो वहां पे और इन सभी सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन कांग्रेस के वहां कई ऐसे नेता हैं नीरज भाई जो चुनाव लड़ने की मजबूत तैयारी कर रहे हैं। तो रायबरेली में कैसे सीट शेयरिंग फार्मूला होगा, क्या अखिलेश यादव अपने मौजूदा विधायकों को टिकट काट के कांग्रेस को देंगे या नहीं देंगे नीरज भाई, एक बड़ा सवाल है। क्या 2017 वाला फार्मूला लगेगा कि फ्रेंडली फाइट की जाए, जैसे 2017 में रायबरेली की कई सीटों पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन में थे, इसके बावजूद दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे, और उसका फायदा जो है वहां की दूसरी पार्टियों को मिला था और वो जीतने में कामयाब रहे थे नीरज भाई। तो मुझे लगता है कि ये संभावनाएं कई जगह बन सकती हैं, एक चीज। दूसरी तरफ आ जाइए सहारनपुर।
सहारनपुर में इमरान मसूद लगातार कई सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। वहां जिले में 7 सीटें हैं। उन 7 सीटों में से पिछली बार कांग्रेस जो है कोई सीट नहीं जीत पाई थी। समाजवादी पार्टी जो है कई सीटें जीतने में कामयाब रही थी नीरज भाई। मुझे लगता है कि 2 से 3 सीटें ऐसी थी जहां सपा जीती थी। तो सपा जहां जीती थी, ऐसे मुझे लगता है 2 सीटों पे जीती थी, एक पे बहुत कम मामूली वोट से वो हार गई थी, करीब 200 से। तो अब वहां पे इमरान मसूद मौजूदा समय में सांसद हैं। पिछली बार इमरान मसूद सपा में आ गए थे, और इस बार इमरान मसूद कई सीटों पे अपने वहां के स्थानीय नेताओं को, अपने समर्थकों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस वहां पे इमरान मसूद के लिए की मनपसंद सीटें छोड़ेगी या अखिलेश यादव नहीं छोड़ेंगी? क्योंकि उसमें से एक सीट ऐसी है सहारनपुर देहात, जहां पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले आसू मलिक विधायक हैं, लेकिन वहीं पे समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी थे जो कि आजकल इमरान मसूद के करीब हो गए हैं, कांग्रेस के करीब हैं, शहनवाज खान, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक पूर्व जो है मसूद अख्तर वहां के विधायक रहे हैं 2017 में, और वो 2022 में अखिलेश यादव के इमरान मसूद के साथ समाजवादी पार्टी में होकर चुनाव नहीं लड़े थे, वो भी कांग्रेस में आ गए हैं। क्या वहां से कौन लड़ेगा एक सीट? ये इसी तरह से आप आ जाइए, बेहट सीट है, नकुड़ सीट है, ये वो सीटें हैं जहां पे पेचीदा मामला फंस सकता है नीरज भाई। इसके बाद आप आइए तो सीतापुर में जो वहां के स्थानीय सांसद हैं राकेश राठौर, उन्होंने कई सीटों पे तो अपने नेताओं को प्रत्याशी के तौर पे भी घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया है अपनी एक रैली के दौरान। उन सीटों पे क्या होगा? ऐसी बहुत सारी जगह पे हैं जहां पे असली पेचीदा है, वहां सीट शेयरिंग का फार्मूला बनाना बहुत मुश्किल है नीरज भाई। 2024 से 2027 की स्थिति, कांग्रेस की जो दिक्कत है और सपा की जो दिक्कत है सीट शेयरिंग में, सीट शेयरिंग की संख्या पे तो बात बन सकती है नीरज भाई, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो ये टकराव है उसकी कैसी स्थिति बनेगी? पहला जो मामला फंस सकता है, उलझ सकता है, वो यहाँ पर उलझ सकता है। दूसरा मामला जो है नीरज भाई, ये है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से सीटें देना चाहती है, कांग्रेस अपने हिसाब से सीटें लेना चाहती है, यानी सीट के सिलेक्शन में जो है बहुत ज्यादा मतभेद होने वाले हैं। कांग्रेस की नजर जो है वो मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण बहुल सीटों पे है। समाजवादी पार्टी का कहना है, या समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को वो सीटें दी जा सकती है जहां पे सवर्ण मतदाता ज्यादा है, यानी कि मुस्लिम, दलित जो बहुल सीटें हैं वो अखिलेश यादव देने के मूड में फिलहाल नहीं है। जो मामला है वो इस तरह के पेचीदा मामला फंस रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दोनों का जो सियासी आधार है नीरज भाई वो लगभग एक जैसा है। दोनों का मुस्लिम वोटों पे पकड़ है, दोनों की नजर दलित वोटों पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नीरज भाई असली जो मामला है वो यहाँ है, और ये मामला सुलझाना मुझे लगता है स्थानीय स्तर पे या प्रदेश स्तर के नेताओं के बस में नहीं है। ये मामला 2024 की तरह अगर सुलझेगा नीरज भाई तो राष्ट्रीय नेतृत्व के दर पे सुलझेगा, यानी कि ये सुलझेगा वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के। कल आपने एक बात और गौर करी होगी नीरज भाई कि अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं उसके साथ साथ राहुल गांधी ने बातें कही कि जहां पे स्थितियां होती हमको भी देखना होता है, हमारे स्थानीय हमारे स्थानीय नेताओं की क्या डिमांड होती है, उनकी बातें होती हैं, हम उनको भी देखना पड़ता है, तब हम चीजों का फैसला करते हैं। यानी कि अगर अखिलेश यादव ये मान के चल रहे हैं कि हम कांग्रेस को जो सीटें दे देंगे कांग्रेस उस पर एग्री हो जाएगी, नीरज भाई मुझे लगता है कि यहाँ पे ये समाजवादी पार्टी की भूल होगी। और कांग्रेस भी जिस तरह से अभी से प्लानिंग कर रही है, सीटों के लेकर सिलेक्शन में जुटी हुई है, कैंडिडेट के सिलेक्शन में जुटी हुई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रही है। तो मायावती के घर कांग्रेस के नेताओं का जाना इन्हीं राजनीतिक संभावनाओं का हिस्सा है क्या? नीरज भाई देखिए, राजनीति में कोई भी संभव नहीं है। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो हमेशा से समाजवादी पार्टी के बजाय वो बसपा से अलायंस करने की बात करता रहा है। अगर आपको याद होगा नीरज भाई, 2024 के चुनाव में सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले तक अजय राय से लेके इमरान मसूद से लेके तमाम कांग्रेसी नेताओं के आप बात बयान सुन लीजिए, वो ये बताया करते थे कि उनकी कहां तक बातें चल रही हैं, उनकी डिमांड क्या है। और यहां तक कि जब मुझे याद है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी कि हमें क्या करना चाहिए उत्तर प्रदेश के गठबंधन से लेके सीट शेयरिंग तक में बात करने की।
तो उसमें केवल दो नेता थे, प्रमोद तिवारी और एक नेता और जो थे और थे जो ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो अलायंस हो वो जो है समाजवादी पार्टी के साथ हो। बाकी प्रदेश संगठन से लेके तमाम नेता जो हैं इस बात पे एग्री थे कि हमें उत्तर प्रदेश में सपा के बजाय कांग्रेस से अलायंस करना चाहिए। आपको अगर याद होगा नीरज भाई, अजय राय उन दिनों अलग अलग बयान दिया करते थे, जिसको लेके राहुल गांधी ने कहा अजय राय कौन होते हैं, कौन है अजय राय, ये किस हैसियत से बात करते हैं। वो वीडियो आप आज भी वक्त बेवक्त वायरल हो जाता है। जब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की बात होती है तो वो वीडियो हमेशा वायरल होता है। कल से 2 दिन से आप देखेंगे कि लगातार वो वीडियो सामने आ रहा है नीरज भाई। जिस दिन से अखिलेश यादव ने सर्वे वाली बात सामने आई कि सीट की सर्वे करा है, तब से ये वीडियो सामने आ रहा है। इमरान मसूद अलग तरीके की बात कर रहे हैं कि है वो कहते हैं जब सीट संख्या नहीं मिलेगी तो जीत कैसे पाएंगे हम। तो आप देख लीजिए कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश के नेता है उसके पीछे नीरज भाई ये बात कहना कि बसपा के साथ हमें अलायंस क्यों करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दोनों का वोट बैंक और सियासी आधार एक है, दोनों की नजर एक है। अगर जब तक हम कांग्रेस जो है सपा की पिछलग्गू बनी रहेगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं कर पाएगी। ये कांग्रेस के नेताओं को लगता है और ये बात सच भी है नीरज भाई कि उत्तर प्रदेश में दोनों का राजनीतिक आधार एक है। लेकिन फर्क यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन भी नहीं। 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया था नीरज भाई। आज तक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है और चुनाव एकदम आइन करीब है, 6 महीने का वक्त बचा है, अभी प्रदेश संगठन भी नहीं बन पाया। इसके अलावा संगठन भी किस स्तर का मजबूत है नीरज भाई, ये भी सबको पता है कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरे नंबर का जो कार्यकर्ता है आज की तारीख में जो भाजपा से मुकाबला कर सकता है वो समाजवादी पार्टी का है। तीसरा कार्यकर्ता जो है वो बसपा का है। जो उत्तर प्रदेश में जिन कार्यकर्ताओं को इन तीनों पार्टियों में जगह नहीं मिली वो कांग्रेस में है नीरज भाई। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने यही बात बताना चाहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास नेता भी नहीं है नीरज भाई। तो कांग्रेस के पास ऐसे नेता नहीं है। हाँ, आज जरूर है कि 2024 में 6 सांसद जीत गए, राहुल गांधी यूपी से हैं, तो इसमें जरूर है कि राहुल गांधी ने अपनी कर्मभूमि यूपी बना ली है, लेकिन अभी उस तरह के नेता तैयार नहीं हो पाए हैं जिन्हें वो मैदान में उतार कर सपा का विकल्प बन सके। यानी कि सपा के विकल्प बनने की स्थिति नहीं है। सपा की बैसाखी के सहारे ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नैया पार कराने की है। कांग्रेस जो के नेता बसपा से अलायंस करने की बात जरूर करते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता मायावती के घर के जाके दरवाजे की कुंडी भी खटखटा आए हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मायावती उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेके अभी तक ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि भविष्य में उनके साथ अलायंस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मायावती का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है, दरवाजा तो दूर की बात है, खिड़की भी मायावती नहीं खोल रही है, तो जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने जो विकल्प बचता है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही बचता है। समाजवादी के रहमो करम पे ही कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन 2027 में तैयार करनी, रहमो करम पर तैयार करनी होगी। अब आखिर में सब मतलब बिग पिक्चर जो इस पूरी तस्वीर की है, यानी कि हासिल क्या होगा अगर ये सारी कवायद होती है कि 2017 में जब साथ आए थे बुरी तरह पीटे थे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, 2024 में साथ आए तो कमाल कर दिया, ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो 2027 में अगर हम ये मान लेते हैं आज कि ये गठबंधन तो हो रहा है, सीटों के बंटवारे की जो भी तनातनी होगी वो निपटा ली जाएगी और गठबंधन मिलकर लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो आप इस गठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल के मद्देनजर? देखिए नीरज भाई, जिस राह पे अखिलेश यादव चल रहे हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं, निश्चित तौर पे वो राह जो है इनको सत्ता के दहलीज तक ले जाने की संभावनाएं रास्ते बना रही हैं। लेकिन 2024 के बाद हम एक चीज और देखते हैं नीरज भाई कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में उसको झटका लगा था उन राज्यों में बहुत तेजी से कमबैक की है। चाहे वो हरियाणा हो जहां 5-10 सीटों में से 5 सीटें जो है भाजपा जीती थी, 5 कांग्रेस जीती थी। उसके बाद चुनाव होता है, हरियाणा का क्या नतीजा है आपके सामने है। महाराष्ट्र में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता है। वहां की 42 सीटों में से 48 सीटों में से करीब 30 सीटें जो है 32 सीटें जो है वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हो जाती है।
बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां घट के काफी कमजोर होता है। लेकिन जब लोग विधानसभा चुनाव होते हैं तो बहुत तेजी से बीजेपी कमबैक करती है और जीतने में कामयाब रह जाती है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता है, बिहार में झटका लगता है। इन दोनों राज्यों में आज भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दोनों राज्यों में बने हुए हैं नीरज भाई। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है बहुत मुकाबला जो है काफी कड़ा दिख रहा है, काफी कांटे का दिख रहा है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन को बचाए रखने की चुनौती जो है इनके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन एक बात और कहेंगे नीरज भाई कि महाराष्ट्र, हरियाणा और बंगाल के नजरिए से उत्तर प्रदेश को नजरिए को नहीं देखना चाहिए। उत्तर बिहार भी प्रदेश था, के हालात, बिहार को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ बिहार को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के राज्य, हर राज्य की अपनी परिस्थितियां, सामाजिक समीकरण, हर चीज अलग होती है नीरज भाई। बंगाल में लोगों को लगता है, बंगाल चुनाव के बाद से ये लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा के हाथ में थाली सजा है। नीरज भाई ऐसा नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी के सामने पास कोई सियासी अपना आधार नहीं था, मतलब खासतौर से एक जाति का आधार नहीं था, न वहां जाति की पॉलिटिक्स थी। ममता बनर्जी वहां 10-15 साल से मुख्यमंत्री थी। जो सत्ता इनकम्बेंसी थी वो ममता के खिलाफ थी नीरज भाई। तो इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से आई। बिहार में इससे पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बना, इससे पहले कभी नहीं रहा नीरज भाई। तो जो वहां भी सत्ता का जो विरोधी लहर थी वो उनके खिलाफ नहीं बल्कि नीतीश कुमार को लेकर थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आखिरी तक सस्पेंस बना कर रखी थी कि नीतीश सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका पत्ता नहीं खोल रही थी नीरज भाई। तो एक बात तो ये है। दूसरी तरफ उन्होंने एक कमिटी बनाई थी। उत्तर प्रदेश में ऐसे नहीं है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, एक चीज, और इस सत्ता में रहने के साथ साथ नीरज भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो खासतौर से विपक्ष में है, एक चीज है। दूसरी चीज और नीरज भाई आ जाइए, यहाँ पे जाति की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है नीरज भाई, और बड़े पॉकेट है। भारतीय जनता पार्टी जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे 2014 में उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करती आ रही थी, वो जो उसका समीकरण था, जो उसकी सोशल इंजीनियरिंग थी, वो 2024 में टूटी है नीरज भाई। एक चीज उसमें से जो भाजपा ने गैर ओबीसी वोटों को जोड़ा था वो बिखराव दिखा है नीरज भाई। गैर जाटों दलितों को जो जोड़ा था वो बिखराव दिखा है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट जो डिवाइड होता था वो इस समय बड़ा एकजुट है। यादव वोट भी बिखराव था, वो भी एकजुट है नीरज भाई। इन्हीं पूरे समीकरण को लेके अखिलेश यादव ने 2024 का चुनाव लड़ा था और उस 2024 के चुनाव में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे थे। और अखिलेश यादव उस पीडीए के जो फार्मूला है, उस पीडीए के फार्मूले के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उस फार्मूले के साथ साथ एक समीकरण पे और काम कर रहे हैं कि जो अगली जातियों का है, नाराज हैं, उनको भी साधा जाए। अगर आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव में शुरुआत में अखिलेश यादव जो है वो ब्राह्मणों को साधने की कवायद कर रहे थे, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री होती है उसके बाद से जो समीकरण अखिलेश यादव बदलते हैं, और वो कहीं कहीं जो है ब्राह्मणों में एक नाराजगी थी, खासतौर से क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह के नेता हैं उसको लेके वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और दूसरी तरफ जिस तरह से उनकी रैलियां हुई थी उसमें जिस तरह से यादव और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के बयानबाजी आ रही थी, वो कहीं ना कहीं सपा के लिए महंगी पड़ गई थी। अखिलेश यादव के रैलियों में भीड़ आती, जो समाजवादी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो खतरनाक होता है नीरज भाई सपा के लिए। 2024 में सपा का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं नहीं दिखा। सपा के नेता कहते थे हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने में कामयाब हो रहे हैं। उनको भी यकीन नहीं था कि उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है। अखिलेश यादव ने 2024 के बाद से अपने नेताओं को यही बात की नसीहत देते रहे। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी में जो छत्रप हुआ करते थे नीरज भाई, जो कई ऐसे नेता थे जिनको हम अगर कहें तो सपा के जो मठाधीश हुआ करते थे, उनकी राजनीति खत्म हो गई है। आज राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, आजम खान, ये तमाम जो ऐसे नेता हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि अखिलेश यादव पे दबाव बनाकर किसी तरह की सीट किसी को दिला सके या टिकट कैंडिडेट घोषित करा सके। अखिलेश यादव अपने मर्जी से, अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से वो टिकट का वितरण कर रहे हैं, जिस फार्मूले से उन्होंने 2024 में किया है। जिस फार्मूले पे उन्होंने सपा कांग्रेस को सीट शेयरिंग दी थी, उसी फार्मूले पे 2027 में भी वो देना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने इसका पूरा समीकरण स्वरूप जो है वो कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने पूरी तरह से साफ तौर पे रख दिया है।
और ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको इसी फार्मूले पे चलना होगा। उत्तर प्रदेश में आलोक रंजन जो कि प्रमुख पूर्व जो है आईएएस हैं, समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं, अखिलेश यादव करीबी हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की जो सीट हैं उनकी जो है सर्वे का काम, सीट शेयरिंग के फार्मूले के काम वो देख रहे हैं। हर जिले में कांग्रेस भी की इच्छा भी है कि हम हर जिले में चुनाव लड़ें, और समाजवादी पार्टी भी एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ कि हर जिले में कांग्रेस को दिया जाए ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और सपा के कार्यकर्ताओं में एक केमिस्ट्री बन सके। नीरज भाई, मान लिया कई ऐसे जिले हैं जहां पे नहीं लड़ सकते, लोकसभा में तो हर जिले में कांग्रेस नहीं लड़ सकती थी, लेकिन विधानसभा में लड़ सकती है। विधानसभा में वो दरअसल कांग्रेस के और सपा की केमिस्ट्री को बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जो है, जो कांग्रेस का सियासी राज है, जिसमें खासतौर से हम बात करें ब्राह्मणों की या अपर क्लास की वोट है, क्या वो अपर क्लास का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर जो है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी करा पाएगी? ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यादव मुस्लिम वोट तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यादव वोट में भी एक थोड़ी सी दिक्कत है कि कहीं कहीं यादव वोट लोग विधानसभा में वो जहां पे भाजपा के कैंडिडेट आ जाते हैं, जैसे हम अगर उदाहरण की बात करें नीरज भाई तो 2 सीटें आपको बता सकते हैं। एक जौनपुर सदर है और दूसरा जो है फैजाबाद की जो है एक रुदौली है। यहाँ पे भाजपा के यादव कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं और वहां यादव मतदाता जो है वो सपा के बजाय भाजपा के साथ चला जाता है नीरज भाई। तो ऐसी जगह पे नीरज भाई दिक्कतें हो सकती हैं। अखिलेश यादव एक कमेटी बना रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि 2027 का चुनाव कांग्रेस से ज्यादा अखिलेश यादव के लिए अहमियत है। उत्तर प्रदेश में 10 साल से वो सत्ता का बनवा झेल रहे हैं, कांग्रेस तो 35 साल से झेल रही, कांग्रेस 5 साल और झेल सकती है, लेकिन सपा जो है और ज्यादा बनवा सत्ता का नहीं झेल सकती है। अगर इस बार कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है, समाजवादी पार्टी, सॉरी माजरत चाहूंगा, अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं बसपा के समर्थक लगातार एक बात कह रहे हैं कि यादव मुस्लिम मिलके अखिलेश यादव किसी भी सूरत में भाजपा को नहीं हरा सकते। अगर भाजपा को हरा सकता है तो वो मायावती ही हरा सकती हैं। मायावती के पास अपना दलित वोट बैंक है, मुस्लिम अगर वो जुड़ेंगे तो वो दोनों एक सफल प्रयोग हो जाएगा। ये बसपा के लोगों का दावा है, लेकिन मुझे लगता है नीरज भाई बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा की अभी राजनीतिक ओपन नहीं है कि किस दिशा में जाएगी। ऐसी दिशा में कांग्रेस के पास यही विकल्प है कि वो सपा के साथ अपना जो एलायंस है उसको बनाए रखे, और सपा, क्योंकि बसपा की तरफ से या मायावती की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कोई संभावना दिखे, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास एक सियासी मजबूरी है कि वो इस मजबूरी के तहत कि सपा के साथ ही रहे और सपा के रहमो करम पे जो मैंने कहा कि वो हो। अखिलेश यादव इसी का बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं और उसके साथ जो है वो राहुल गांधी को, कांग्रेस को बैकफुट पर रखना है, और कांग्रेस के अंदर से जो आवाजें उठ रही थी अभी तक, मुझे लगता है कल की घटना के बाद से अब वो उत्तर प्रदेश में वैसे सुर नहीं सुनाई पड़ेंगे। जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी टूट गई और बीजेपी के साथ जा मिले, ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो मुझे लगता है कि अस्तित्व खत्म होने की कगार पर खड़ी हुई है। अगर चीज़ें जिस दिशा में जा रही हैं उसी दिशा में चली गई। डीएमके जैसी पार्टी लोकसभा में अपनी सीटों को विपक्ष से अलग करने की बात कर रही है। तो ये सारी परिस्थितियां अखिलेश यादव को भी नजर आ रही होंगी कि हार जो है वो सिर्फ हार की शक्ल में सामने नहीं आ रही है, वो तो बहुत ही बड़े बिखराव की शक्ल में सामने आ रही है। इसलिए उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, तो अपनी तैयारी को उस तरीके से करना होगा। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो और 2024 के बाद के चुनावों का हवाला भले ही दिया जा रहा हो, लेकिन पेपर लीक जैसे मामले, महंगाई यानी आर्थिक मोर्चे पर जो लोगों की स्थिति है, बेरोजगारी जैसी मुद्दों पर युवाओं का गुस्सा है, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी है। अब विपक्ष जो इन मुद्दों को हवा तो देता है, लेकिन बड़ी बात है कि उसे एक ढांचा देने की जरूरत है। सिर्फ हवा देने से बात नहीं बन पा रही है। 2024 के बाद के चुनाव ये कह रहे हैं। तो अगर विपक्ष, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी मिलकर अगर इस नाराजगी को एक ढांचा दे देते हैं और उसे बीजेपी के खिलाफ वोट की शक्ल में इस्तेमाल करने में कामयाब
होते हैं तो फिर ये चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होगा और चीज़ें जैसी नज़र आ रही हैं उनमें एक बड़ा बदलाव भी हमें देखने को मिल सकता है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कबूल अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों नमस्कार।